नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। आसमान में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए, चीन पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने के लिए, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए भारत ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो दुश्मनों के लिए काल होगा। पलक झपकते ही, जी हां, पलक झपकते ही दुश्मन के विमान को हवा में ही खत्म करेगा, संभलने का भी मौका नहीं देगा। इसके लिए रक्षा मंत्री ने स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी है। AMCA 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो राफेल से भी घातक होगा। इस फाइटर जेट से 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है और इसकी दस्तक से पाकिस्तान आखिर क्यों परेशान है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। भारत का नया फाइटर, पाकिस्तान कांपा थर-थर। आसमान का पहरेदार, दुनिया देखेगी नया अवतार। जंग का नया सिकंदर, प्रहार करेगा भयंकर। वो राफेल से खतरनाक होगा, सुखोई से कई गुना विनाशक होगा, तेजस से कई गुना तेज होगा। आसमान का ये नया पहरेदार दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। आसमान का सिकंदर भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। वो 5वीं जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट होगा जो दुश्मनों के रडार में नहीं आएगा। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा जो भारत की वायुसेना को और मजबूत करेगा। एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत जंग का नया सिकंदर तैयार कर रहा है जिसकी आहट ने दुश्मन की नींद उड़ा दी है। हिंदुस्तान के इस महाबली ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उसकी ताकत के बारे में सुनकर शहबाज परेशान है, उसकी झलक देखकर जिनपिंग हैरान है। दुश्मनों की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि AMCA राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसमें स्वदेशी AL-51 इंजन विकसित किया जाएगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। AMCA में आंतरिक हथियार रखने की जगह और विशेष आकार के एयर इंटेक्ट जैसे हेल्थ फीचर होंगे। AMCA की अधिकतम गति 2 मैक से अधिक होने की उम्मीद है। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में सक्षम होगा। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। पलक झपकते ही टारगेट को खत्म करेगा, दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देगा। इस घातक फाइटर जेट को बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ADA ने पहले ही AMCA के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अब उद्योग साझेदारी के साथ प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा और 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज माथुर साहब के पास चलूंगा। अनुज माथुर साहब, 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान, हालांकि ये 2030 तक मिलेगा, लेकिन भारतीय सेना के लिए ये क्यों आवश्यक है, उसे क्यों होना चाहिए? मनोज जी, जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जी। जो जो किसी भी युद्ध में जो एक निर्णायक फैक्टर होता है वो एयर सुपीरियोरिटी होती है। जहां साहब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। जी। एयर सुपीरियोरिटी 2-3 चीजों के लिए बहुत आवश्यक होती है। पहला काम, पहली चीज की आवश्यकता ये होती है कि हम दुश्मन के एयरफोर्स को शांत रख सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब GOC होता था तो हमारे जो एयरफोर्स के साथी थे वो यही कहते थे। हम उनसे पूछते थे कि भाई, हाउ आर यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी? उन्होंने बोला कि यू मे नॉट सी इंडियन एयरफोर्स
बट वी विल मेक श्योर दैट यू डोंट सी पाकिस्तान एयरफोर्स। जी। ये बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको काउंटर करें, न्यूट्रलाइज करें, ताकि पाकिस्तान की एयरपोर्ट हमारे जमीनी या समंदर के जो जो ऑपरेशंस हैं, मनूवर्स हैं, उसको इंटरफियर ना कर सके। एक बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हमें ऐसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ती है जो कि शत्रु के रडार को धोखा दे सकें बहुत तेजी के साथ। आई मीन 2 मैक जो है वो छोटी मोटी स्पीड नहीं होती है, 2 मैक से ज्यादा है। और उनकी जो एवियोनिक्स और जो जो जो, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इतनी सुपीरियर हों कि वो दुश्मन की एयरफोर्स को शांत करके और भारतीय सेनाओं को और भारतीय नौसेना को एक फेवरेबल एयर सिचुएशन से ऊपर एक एक बहुत अच्छी एयर सुपीरियोरिटी प्रदान कर सकें, ताकि ग्राउंड ऑपरेशंस अपने आप आसानी से किए जा सके। और यही चीज इस एयरक्राफ्ट की खासियत होगी। आप इस बार देखें सिंदूर में किस प्रकार से राफेल जेट्स ने, और या कौन सा जेट था उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब यह है कि हमने अपने एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से दुश्मन के 9-11 हवाई अड्डे नेस्त नाबूद कर दिए, उनके तमाम एडी रिसोर्सेज को न्यूट्रलाइज डिग्रेड कर दिया। और हमने अपनी उन्हीं एयरक्राफ्ट से मिसाइल कर मार के उनके 9 आतंकवादी अड्डे समाप्त कर दिए। इससे ये पता पड़ता है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो एयर सुपीरियोरिटी है या एयर डिफेंस है, वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। और हमने इस बार यही करके दिखाया कि हमारी जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस की ग्रिड थी वो बहुत चूक रही। उसकी वजह से दुश्मन की एयर और दुश्मन के क्या कहते हैं ड्रोन्स और जितनी भी मिसाइल रॉकेट जो भी उन्होंने हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश की, सबको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसमें एक बहुत बड़े मील का पत्थर ये साबित होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारा एक आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कदम इसको माना जाएगा। प्रोटोटाइप ऑलरेडी आ चुका है और ये 2030 तक अगर एयरफोर्स को डिलीवर हो गए तो मेरे को लगता है कि एज इट इज हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है, उससे और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसी समय इस उसी सांस में मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हमको चीन के खिलाफ भी हमको तैयारी में रहने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ। एक और चीज मैं बताता हूं कि जब आप अपने आप टेक्नोलॉजी डेवलप करके और अपने इंडिजिनसली इक्विपमेंट को बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको उसके अंदर जो है आपकी जो एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वो लोग उनके सीनियर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो डिजाइनिंग से लेकर के और फाइनल उसका जो मॉडल निकल करके बाहर आएगा उसमें वो साथ लगे हुए हैं। और उनकी उनकी वजह से जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है हमारी एयरफोर्स की, वो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग हैं और जो भी HAL या जो भी कंपनी इनको बना रही है, वो इस बात को जो एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना। क्योंकि अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो जो उन्होंने बना लिया, जो उनके एनवायरनमेंट को सूट करता है, राफेल है, राफेल को बेचने के लिए तो एक बात है, लेकिन जो उनके एनवायरनमेंट को सूट करता है वो होता है। जबकि अपने द्वारा इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट में हमारे स्पेशलिस्ट का शुरू से लेके आखिर तक इन्वॉल्वमेंट रहता है। और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे वो ऑपरेशनल एरियाज हो, किस प्रकार के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हम लड़ रहे हैं, डेजर्ट्स में हम लड़ रहे हैं, तो वो तमाम चीजें उसमें कहीं ना कहीं इंकॉर्पोरेट करने में हमें बहुत आसानी रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब जितने भी इंडिजिनसली डेवलप्ड हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो तमाम बाकी चीजें कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आकाश हो या आकाश तीर हो या ब्रह्मोस हो। आपने देखा पिछले 3-4 दिन में 7 मई से लेकर के 10 मई के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा इंडियन एयरफोर्स के साथ जब भी ये एयरक्राफ्ट हमारा अपने पास हमारे एयरफोर्स में शामिल होगा। जी, मनोज। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, भारत पाकिस्तान के बीच में हाल के कुछ दिनों में जो तनाव रहा, तनाव के साथ साथ दोनों तरफ से वो तलखी भी बनी रही, और इस तलखी का एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया और भारत भी उन तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी कर रहा है जिसकी ज़रूरत है। अब ये जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बात रही जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, हाल के दिनों में खबर आई
कि चाइना ने 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान अब पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। ये एक चुनौती भी है और इससे निपटना भी है। और सरकार का यह फैसला क्या इसी से जोड़कर देखा जाए? मनोज, मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करूंगा जी कि हम लोग पाकिस्तान सेंट्रिक ना हो। जी। पाकिस्तान की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये एयरक्राफ्ट आएगा तो चीन से आएगा। तो चीन के पास में ये कैपेबिलिटी है कि उन्होंने J-20, एक पहला उनका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है वो बनाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा और इसीलिए उनको J-35 के लिए जाना पड़ा, जो कि कहते हैं कि ये बहुत बेहतर एयरक्राफ्ट है J-20 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी तक ये सब वॉर टेस्टेड नहीं है, बैटल जोन टेस्टेड नहीं है, जी इसलिए उसके ऊपर में ज़्यादा हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ तक जो 5th जनरेशन के आप एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक आप इसको गेम चेंजर कह लीजिए या टेक्नोलॉजी अपडेटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके जो एविएशन एवियोनिक्स होते हैं, जो कि आपको सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गैदर करके देते हैं, चाहे वो बैटलफील्ड का हो, चाहे वो आपके जो कॉम्बैट जितने सारे इक्विपमेंट आपके हैं उनका हो, तो बहुत एडवांस इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स होता है। स्टील्थ तो जैसे जनरल साहब ने कहा वो तो होता ही है कि आप उसको रेडार पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं यूजुअली। हालांकि जो चीन का J-20 था उसको हमारे रेडार ने पिकअप किया था, यहाँ तक कि सिर्फ ग्राउंड रेडार नहीं, यहाँ तक कि एयरबॉर्न रेडार ने भी, जो एवैक्स या AEW एयरक्राफ्ट हमारे हैं उसने भी उसको डिटेक्ट किया हुआ था। तो वो एब्सोल्यूट स्टेल्थ नहीं था। इसके अलावे इसको इंटरसेप्ट करने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कि आप एनिमी के ग्राउंड में चले जाइए, वहां पे जितना आपको कहर ढाना है वो कहर ढा लीजिए और फिर वापस आप आ जाइए, आपको डिटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। ये एयरक्राफ्ट ऐसी होती है कि जिसका कोई सिग्नेचर आप रेडार पर नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपका जो जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जो आपके जितने संयंत्र होते हैं सारे छुपे होते हैं। यहाँ तक कि एडवांस एयरक्राफ्ट जो होती है उसकी जो कैनोपी भी होती है वो भी ग्लास कॉकपिट होती है। उसका उसका जो सिग्नेचर है आपके इजेक्शन सीट का या और सब चीज़ों का जो कॉकपिट में होता है उसका भी सिग्नेचर नहीं आता है। तो आपकी आउट ऑफ द फ्यूल आउट ऑफ व्यू जो फीड होती है बहुत कम होती है और इसीलिए ऐसे पायलट को 360 डिग्री जो उसका ऐसे होता है, हम लोग कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, कि आपके दाएं में क्या है, बाएं में क्या है, आगे कौन है, पीछे कौन है, आप देख नहीं सकते हैं। तो वो सारी इमेज जो है, इमेजरी, वो सारे सेंसर्स उनको बना देते हैं और इसमें प्लेथोरा ऑफ सेंसर्स होते हैं। सारी चीजें वहां पे आपके सामने में होती है और इतने जब सेंसर होते हैं तो पायलट अकेला काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वहां पे एक लिमिटेड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि आखिर पायलट को कौन कौन से इमीडिएट जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन हैं वो पेश करना है और बाकी सारा काम वो जो है AI करता है। तो ये शॉर्ट में ये हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है। अब जो आप AMCA की बात कर रहे हैं, तो देखिए AMCA का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। मैं DRDO में था, मैं जॉइंट डायरेक्टर था DRDO में। हमने आई थिंक 2016-2017 में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था, तभी से चल रहा है। NFTC तो बहुत सालों से कन्विंस्ड है कि उनको जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए और इसीलिए आडा ने इसके ऊपर में काम करना शुरू किया था। इसकी PDR बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2020 में इसकी PDR होती है, प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू। जब स्पेसिफिकेशंस आते हैं आपको एयर हेडक्वार्टर से, एयर स्टाफ डायरेक्टरेट से, तो वो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को आप एक बेंच मॉडल में डालते हैं। फिर जब वो काम करने के लायक होता है तो उसके आप CDR करते हैं, क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। वो भी मेरे ख्याल से 2023 में हुआ था और यहाँ तक कि पिछले साल जो CCS है, कैबिनेट कमेटी, उन्होंने अप्रूवल दी थी कि इन प्रिंसिपल हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तो आज जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि हाँ हम इसके साथ में जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय स्टेप है। मुझे और थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि अभी अगर हम लोग कहते हैं कि अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसका जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो ऑलरेडी है, अभी इसमें इंडिजिनस इंजन लगाने की कोशिश की जा रही है, वो तो अति सराहनीय है। क्योंकि ये चीजें बहुत दिनों से हम लोगों के दिमाग में था कि अगर कम परफॉर्मेंस का अगर 2 इंजन लगा दिए जाएं
तो आपको जितना थ्रस्ट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस होते हैं डिजाइनिंग के फेज पे, जब हम लोग बेंच पे जब डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग बोर्ड पे जब करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि 2000 जो 30 कहा आपने, तब तक इसकी अगर स्क्वाड्रन आ जाए तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोटाइप आपने एयर शो में बैंगलोर में देखी हुई है। अब इसमें वो इंजन लगनी है। काम आसान नहीं होता है, कहना बड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन काम आसान नहीं होता है। और चूंकि ये एविएशन सिस्टम्स हैं, इसमें हर सिस्टम को सर्टिफाई करना, एयर वर्दीनेस और फ्लाइट वर्दीनेस, ये सर्टिफाई करना जरूरी होता है, जिसके लिए कि सिमला के एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आरसीए में हम लोग उसको बोलते हैं, रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस। तो उससे एक एक चीज का सर्टिफिकेशन करते जाना हुआ होगा। और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ये बहुत कम सालों में बन के तैयार होगा, अगर अपना इंजन है। लेकिन अगर इंजन हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो कि मार्क टू जो एएमसीए का होगा, वो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 6.5 टन या 7 टन उसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी होगी, उसकी जो एयर फ्रेम होगी वो ज़बरदस्त होगी। वहाँ यहाँ तक कि उसके जो जी, इंटेक होते हैं, एयर इंटेक, वो भी स्नेक एयर इंटेक होगा। तो बहुत सारी चीजें आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं, बहुत सारी लेकिन चीजें आने वाले सराहना दिनों में देखने को आएंगी और निश्चित तौर पर ये एक बेहतर उपस्थिति भी दर्ज करेंगी। शुक्रिया हम करेंगे अनुज जी का, शुक्रिया हम करेंगे बी एन झा साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि